हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पॉलिटिकल साइंस। आज हम राष्ट्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें शक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा। शक्ति का तात्पर्य होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो वो शक्ति कहलाती है। जैसा कि यदि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक कार्य करे या अथवा न करे और अगर हम ऐसा करा पाने में समर्थ होते हैं तो वो शक्ति कहलाती है। और जब यही शक्ति अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता या का नाम ही जो शक्ति है, यदि यही शक्ति व्यक्तिगत संदर्भ में न लेकर यदि हम इसे राष्ट्रीय संदर्भ में लेते हैं तो इसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का अभिप्राय है किसी राष्ट्र की उस क्षमता को प्रभावित करने से जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्र की क्षमता को प्रभावित कर सके, तो उसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। श्वार्ज़ेनबर्गर ने लिखा है कि शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा लादने और आज्ञा का पालन न करने पर उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने की क्षमता है। तो इस परिभाषा में हम देखेंगे कि दूसरों पर अपनी इच्छा लादने अर्थात जो कार्य हम उससे कराना चाहते हैं अथवा कोई ऐसा कार्य जो हम चाहते हैं कि वो ना करे, अगर हम ऐसे कार्य करवा पाने में समर्थ हैं और अगर वो ऐसा नहीं करता जैसा कि हम चाहते हैं तो उसके विरुद्ध यदि प्रभावशाली कार्यवाही की जाती है तो वो शक्ति है। इसी प्रकार से मैकाइवर ने कहा है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित, नियमित और निर्देशित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अर्थात हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को केंद्रित करें, निर्देशित करें कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बिहेव को हम कंट्रोल करें, तो इस एबिलिटी को हम पावर कहेंगे। इसी प्रकार से हॉटमैन ने कहा है कि शक्ति वह बल या क्षमता है जिसे एक प्रभुत्व संपन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। अर्थात जो सॉवरेन पावर जो स्टेट है, आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्र है, यदि वो अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए किसी बल या शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहेंगे। इसी प्रकार से ऑर्गेन्स्की के शब्दों में शक्ति अपने साध्यों के अनुकूल किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता तो चाहे वह कितना ही बड़ा हो, कितना भी धनी हो, कितना ही महान हो, वह शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम इस परिभाषा को देखें तो यदि मान लीजिए हम अमेरिका को बहुत बड़ी महाशक्ति मानते हैं, अगर वो अमेरिका जैसे किसी भी राष्ट्र को जो कार्य वो करवाना चाहता है किसी राष्ट्र से, अगर वो ऐसा करा पाने में असमर्थ है तो हम उसे एक विश्व की महान शक्ति नहीं मानेंगे। और यदि मान लीजिए कि कोई छोटा सा राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र से करा लेता है तो हम उसे भी शक्तिशाली मान सकते हैं। इसी प्रकार से हॉटमैन के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली या निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। ये किस पर डिपेंड है? इस परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं, हम देखते हैं कि यह इस बात पर निर्भर है कि वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस सीमा तक अपना उद्देश्य पूरा करवा सकता है, अपना जो राष्ट्रीय हित है उसकी पूर्ति करवा पाने में कितनी मात्रा तक वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की उसमें कितनी क्षमता है, इसे हम राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में देखते हैं। इसी प्रकार से हांस जे मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और
नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। इस परिभाषा में हम देखते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, उसका व्यवहार और उसकी नीतियाँ क्या है, उन पर हम प्रभाव डालते हैं और उनको नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अभी भारत चीन के मध्य जो तनाव था, उसमें चीन नेपाल के माध्यम से उसके कार्यों को, उसके व्यवहारों को, उसकी नीतियों को नियंत्रित करके भारत के खिलाफ उसको भड़काता है। पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखें तो पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उनको इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो भारत विरोधी हों। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति वो शक्ति होती है जिसके आधार पर दूसरे राष्ट्र पर हम नियंत्रण या प्रभाव बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय शक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं जो होती हैं उसमें सर्वप्रथम है अस्थायी स्वरूप, अर्थात इसमें स्थायित्व नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि समय समय पर शक्ति के तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन बहुत पहले महाशक्ति के रूप में माना जाता था फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो उसकी शक्ति थी वो आज की शक्ति से बिल्कुल अलग है। आज भारत न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि अन्य तत्वों की दृष्टि से भी काफ़ी शक्तिवान है। इसी प्रकार से दूसरी विशेषता है तुलनात्मक स्वरूप। हम जब तक दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य शक्ति की तुलना नहीं करते हैं तब तक हम एक राष्ट्र ये नहीं कह सकते हैं कि उनके मध्य कौन शक्तिशाली और कौन निर्बल है। जब हम दो राष्ट्रों की तुलना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक राष्ट्र उनमें से शक्तिशाली और दूसरा निर्बल है। जैसे कि अगर हम भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से भारत बलवान राष्ट्र है और पाकिस्तान निर्बल राष्ट्र है। लेकिन यही तुलना जब हम अमेरिका और भारत के मध्य करते हैं तो ये मानेंगे कि अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट नेशन और इंडिया क्या है, उससे कमज़ोर राष्ट्र है। तो इस प्रकार से दो राष्ट्रों के मध्य तुलनात्मक स्वरूप के आधार पर ही हम शक्ति को माप सकते हैं। नेक्स्ट है सापेक्षता। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तित करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसा कि ओर्गेन्स्की ने कहा है कि चाहे दो राष्ट्र मित्र हों, शत्रु हों, साथी हों, मिलकर लड़ते हों, व्यापार करते हों, उनके कुछ सांस्कृतिक हित समान हो, उसमें प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कह रहा है और जिस क्षण राष्ट्र को ध्यान आता है उसी क्षण उसके पास दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। जैसे कि भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, तब भारत और ब्रिटेन के संबंध बिल्कुल अलग थे। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थात वो एक सॉवरेन पावर नेशन बन गया, तो भारत और ब्रिटेन के संबंधों में स्वतः ही सापेक्षतः परिवर्तन आ गया। अब दोनों एक दूसरे के से संप्रभु स्टेट के आधार पर बिहेव करेंगे, ना कि औपनिवेशिक आधार पर। इसी प्रकार से तीसरी विशेषता है शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते। अर्थात क्यों नहीं होते हैं? किसी भी, क्योंकि शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति की जो तत्व हैं बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि अधिकांश तत्वों में दो राष्ट्र समान भी है, तो कोई ना कोई तत्व तो ऐसा होगा कि जिसके आधार पर उनमें समानता नहीं पाई जाएगी। और हम व्यवहार में भी देखते हैं कि कभी भी दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं। हो सकता है कि कोई शारीरिक दृष्टि से शक्ति संपन्न हो तो कोई मानसिक रूप से। इसी प्रकार से एक देश दूसरे से या तो निर्बल राष्ट्र होगा और या फिर वो सबल राष्ट्र होगा या बलवान राष्ट्र होगा, तो कुछ ना कुछ अंतर पाया जाना स्वाभाविक होगा। नेक्स्ट है सभी तत्वों का समान महत्व।
राष्ट्रीय शक्ति के बहुत सारे तत्व हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन सभी तत्वों का महत्व समान होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास सैन्य ताकत है, आर्थिक ताकत है, तो वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी तत्वों का समान महत्व होना चाहिए। यद्यपि ये बात अलग है कि जो आजकल भू राजनीति के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जिसकी भू राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होगी वो राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये राष्ट्रीय शक्ति का एक केवल तत्व मात्र है। सभी तत्वों का, राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का समान महत्व होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? कि कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति को सही नहीं बता पाता है। जैसा कि लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में ले तो वो हमेशा से दूसरे देशों की शक्ति को, सर्वाधिकारवादी देश वो दूसरे देशों की शक्ति को ज़्यादा आंकेंगे, और सर्वाधिकारवादी देश अर्थात जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वो देश दूसरे देश की शक्ति को हमेशा कम आंकते हैं। तो अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति का एक साधन सिद्ध होता है, जबकि गलत मूल्यांकन उसके लिए सदैव विफलता का कारण सिद्ध होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब अमेरिका, बहुराष्ट्रीय सेना और अमेरिका के साथ इराक का युद्ध हुआ था, तो इराक ने यह प्रसारित कर दिया था कि उसके पास भी परमाणु शक्ति है। अगर अमेरिका इस युद्ध की वो करता है तो परमाणु शक्ति का उपयोग करेगा। तो इस प्रकार से वो एक समय में तो उसने अपनी जो राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन है वो उनको भ्रम में डाल दिया कि जो वो इराक की शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक देश के दूसरे देश को प्रभावित करने की शक्ति है, और इसकी जो विशेषता है वो अस्थायी स्वरूप होता है, तुलनात्मक स्वरूप होता है, सापेक्षता पाई जाती है, और शक्ति की दृष्टि से कभी भी दो राष्ट्र समान नहीं होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का समान महत्व होता है, और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है। धन्यवाद।